नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंडरफुल जोड़ी। और फाइनली वो ट्रिप आ ही गई जिसका हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, अंडमान आइलैंड्स। आज के इस व्लॉग में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए, जिसे श्री विजयपुरम भी कहा जाता है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर का ये फ्लाइट सफर लगभग 2 घंटे 30 मिनट्स का है। हमने अपनी फ्लाइट आकाशा एयर से बुक की थी, हैप्पी फेयर्स के थ्रू। और बिलीव इट और नॉट, ये फ्लाइट सिर्फ 13,560 रुपीज में 2 लोगों के लिए मिल गई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टिकट्स हमने ट्रिप से लगभग 1 महीने पहले ही बुक कर ली थी। अब अगर आप भी अंडमान ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कुछ प्रो टिप्स नोट कर लो। अंडमान के लिए हमेशा मॉर्निंग फ्लाइट बुक करना, इससे आप पोर्ट ब्लेयर पहुंचकर सेम डे हैवलॉक या नील आइलैंड की फेरी इजीली पकड़ सकते हो और एक पूरा दिन बच जाता है। जब भी पोर्ट ब्लेयर लैंड करने वाले हो तो ट्राई करो कि लेफ्ट साइड वाली विंडो सीट ए सीट बुक करो, क्योंकि यहाँ से आपको मिलता है अंडमान के टर्कवाइज ब्लू समुंदर और छोटे छोटे आइलैंड्स का ब्रेथ टेकिंग एरियल व्यू। और ट्रस्ट मी, ये व्यू आप कभी भूल नहीं पाओगे। अगर आप ट्रिप का बजट थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहते हो तो फ्लाइट्स चेन्नई या कोलकाता से बुक करने का ट्राई करो। यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट्स भी मिलती हैं और कंपैरेटिवली सस्ती भी होती हैं। और हाँ, वंडरफुल जोड़ी के सभी व्यूअर्स के लिए एक और यूजफुल टिप। अगर आप अपनी आइलैंड हॉपिंग और वाटर स्पोर्ट्स प्लानिंग बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हो तो आप एक्सपीरियंस अंडमान्स जैसी ट्रस्टेड लोकल ट्रैवल एजेंसी का यूज कर सकते हो। ये लोग पोर्ट ब्लेयर में ही बेस्ड हैं और फेरी टिकट से लेकर स्कूबा डाइविंग तक सब कुछ आपके बजट और कपल प्रेफरेंसेस के हिसाब से कस्टमाइज कर देते हैं, ताकि आप बस एक ही काम करो, अपनी रोमांटिक ट्रिप को एंजॉय। और फाइनली हम लैंड कर चुके हैं पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर एक्सपीरियंस अंडमान्स की टीम हमें पिक करने रेडी थी और वहां से वो हमें सीधा ले गए हमारे होटल हिलटॉप बे व्यू। होटल पहुंचते ही सबसे पहले हम सीधा पहुंच गए होटल के रूफटॉप पूल और सी व्यू एरिया में। और यहाँ का व्यू सच में अमेजिंग था। सामने इन्फिनाइट ब्लू सी, हल्की हवा और ट्रिप का एक्साइटमेंट ऑलरेडी पीक पर। थोड़ा फ्रेश होने के बाद लगभग 1 बजे हम निकल पड़ते हैं पोर्ट ब्लेयर की सबसे हिस्टोरिक जगह के लिए, सेल्यूलर जेल। पोर्ट ब्लेयर आकर सेल्यूलर जेल यानी काला पानी विजिट करना बिल्कुल मिस मत करना। ये वही जगह है जहां हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने आज़ादी के लिए अनइमेजिनेबल स्ट्रगल्स झेले थे। दिन में आप यहाँ इसका हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर और प्रिजन सेल्स एक्सप्लोर कर सकते हो, और शाम को होता है यहाँ का फेमस लाइट एंड साउंड शो, जो आपको हिस्ट्री को फील करवा देता है। लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं। तो चलिए इसकी पूरी कहानी यहाँ के गाइड से ही सुनते हैं। सारे विंग्स की कनेक्शन बीच में सेंटर पार्ट के साथ में मॉडल पे आपको दिख रहा है, किसी विंग्स को बड़ा बनाया गया, किसी विंग्स को छोटा बनाया गया है। इसका रीजन ये है कि ऊपर जाके देखेंगे इसके बैक साइड में समुद्र है, जिसके वजह से विंग्स को छोटा किया गया। यानी कि मॉडल पे जैसे आपको दिख रहा है इसी प्रकार से जेल को बनाया गया। सामने जो ब्लॉक आपको दिख रहा है ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। उस समय जितने भी ब्रिटिश अफसर थे रहने के लिए इसी ब्लॉक को यूज़ करते थे, इसमें रहते थे, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता था। अभी गवर्नमेंट इसको एग्जीबिशन बना दिया जिसके अंदर ये सारे फोटोग्राफ्स को आप लोग देख रहे हैं, यानी कि आप लोग इसी पार्ट में। यहीं से भी टूर स्टार्ट होगा। जो चेयर लगा हुआ वहाँ पे शेड बना हुआ है जहाँ पे जेल के बारे में आपको बताया जाएगा। गाइड का पहला स्पॉट रहेगा, सबसे पहले आपको लेके चलेगा ये कॉर्नर पे जो छोटे से लाल घर आपको दिख रहा है, फांसी घर, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दिया जाता था, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। जो लंबा से आपको दिख रहा है बॉक्स, इसके अंदर फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर किया जाता है। किस तरह का टॉर्चर, कुछ ओरिजिनल कुछ मॉडल रखा गया जिसका ब्रीफिंग होगा। पूरा टॉप तक लेके जाएंगे जेल देखने के लिए। एक्जैक्टली ब्रीफिंग 40 मिनट्स का होता है। ये जेल कैसे बना, कौन सा विंग बचा है, कौन सा विंग डैमेज हो गया, बनने के लिए कितना साल लगा और इसे काला पानी क्यों कहा जाता है, ये पूरा ब्रीफिंग इसके अंदर ही है। लौटने के टाइम एग्जिट पार्ट आपको यही रहेगा। तो ये सेक्शन को आप लोग रिविजिट करके भी देख सकते हो। वैसे बोर्ड में जो भी लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन है गाइड आपको ऑन स्पॉट एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ का सीनियर गाइड अभी आपके साथ में रहेंगे मिस्टर त्रिपति, जो पूरा जेल एक्सप्लेन करते हुए टॉप तक लेके जाएगा। यहाँ पे आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। यहाँ से आप लोग अपने फैमिली के साथ फोटोग्राफी करके वापस आ सकते हैं। तो गाइड का एक गवर्नमेंट ऑफिशियल चार्जेस होता है जो फैमिली वाइज गाइड को पे करना होता है। अभी बारिश रुका हुआ इसलिए पूरा जेल आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हो। लौटने के टाइम इस सेक्शन को दोबारा भी देख सकते हो। तो गाइडेड टूर स्टार्ट हो रहा है। गाइड हिंदी में रहेगा, जिनको भी गाइड के साथ जाना है बाहर आ सकते हो। इस टाइम की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होकर थे, जेलर असिस्टेंट जेलर की ऑफिस उनकी रेजिडेंस के तौर पर इस्तेमाल करते थे। फर्स्ट फ्लोर रेजिडेंस, नीचे में स्टोर रूम और सोल्जर्स की ऑफिस हुआ करते थे, जहाँ पे आज एक एग्जीबिशन गैलरी, फ्रीडम फाइटर्स की फोटो गैलरी है। एग्जीबिशन गैलरी में इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं काला पानी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सेटलमेंट्स में अंग्रेज कब आए, जेल के निर्माण कैसे हुई और कैसे इन स्वतंत्र सेनानियों को यातना दिया गया। रीडिंग सेक्शन है। आज के समय किसी के पास वक्त नहीं है इतिहास सुनने, इतिहास सुनाने के लिए,
तो ये नहीं कि आप गाइड के साथ जाएंगे तभी समझ पाएंगे, इतिहास की वैल्यू हमेशा रहना चाहिए। तो इस गैलरी के अंदर एंटर करने के बाद यहाँ पे हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग गाइड के साथ नहीं जाते हैं, उनके अंदर सबके पास फीलिंग होती है, ऐसे नहीं। ज़रूर इस गैलरी के अंदर एंटर करते हैं तो उनके अंदर एक जागरूक तो ज़रूर होगा। यहाँ पे नहीं तो घर जाने के बाद याद करेंगे कि आज़ादी में इतने लोगों की योगदान थी, तभी आप अपनी फैमिली की भी फीलिंग जनरेट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट वैसे बनाया गया। अगले गैलरी के अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पे स्वतंत्र सेनानियों की तस्वीर रखे हुए हैं। भारत के सारे प्रांतों के स्वतंत्र सेनानियों की योगदान आज़ादी में थी, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा बंगाल एंड पंजाब के स्वतंत्र सेनानियों की तस्वीर यहाँ पे देख पाएंगे। ओल्ड एज फोटोग्राफ्स लगी हुई है। ओल्ड एज के कारण क्या है, 1979 इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। उस दौरान जो जीवित है उनकी तस्वीरें हैं और उनकी केस हिस्ट्री के साथ डिटेलिंग वहाँ पे दिए हुए हैं। और इन फ्रीडम फाइटर्स की मार्क ऑफ एस्पेक्ट में ही ये बर्निंग जोत, ये जो स्वतंत्र जोत, वंदे मातरम जोत, दोनों मसालों में 48 सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन ऑयल स्पॉन्सर करती है, नॉन स्टॉप चलता है। जोत के राइट बैक से ये जो बनी है स्मारक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 तक जितने भी स्वतंत्र सेनानी हमारे लिए जो शहीद हुए उनके लिए बनवाया गया एक स्मारक, साइन ऑफ सैक्रिफाइस एंड साइन ऑफ आई विटनेस। ये वृक्ष, ये पीपल ट्री, ये पीपल ट्री जेल की गवाह है। जेल जहाँ निर्माण है, डेंस फॉरेस्ट उस समय 1893 के समय फॉरेस्ट में सारे पेड़ कट चुके थे और उसमें से जो पेड़ जिस छूट गई थी, जो शेल्टर के लिए छुट्टी होगी, मे भी वो पुराने पेड़ 1998 में साइक्लोनिक वेदर में अप्रूट होने के बाद उसे रिप्लांट किया गया, उसके स्टेम को खड़ा किया गया, उसके बाद जो से निकला हुआ ब्रांच है। यहाँ पे इवनिंग जो साउंड लाइट प्रोग्राम होता है, उसकी मेन किरदार है जो आशीष विद्यार्थी जी की वॉइस में आती है। इवनिंग साउंड लाइट शो ओल्ड वर्जन ओमपुरी जी की वॉइस में थी, अभी एनिमेशन कैरेक्टर के साथ न्यू वर्जन स्टार्ट हुई है, तो इसमें आशीष विद्यार्थी जी की वॉइस है। काल्पनिक कैरेक्टर बट फैक्ट स्टोरी को ये पीपल रिप्रेजेंट करेगी। और ये जेल की जो लुक है, इट्स लुक लाइक स्टारशिप कॉम्प्लेक्स, लाइक साइकिल स्पोक, जैसे देख पा रहे हैं फ्रंट बैक ऐसे 7 इंडिविजुअल ब्लॉक बनवा गया, 3 मंजिल वाले बिल्डिंग, हर ब्लॉक के बीच में ऐसे कारखाना है। इस ब्लॉक में जो रहेंगे इस वर्कशेड में काम करें। इंडिविजुअल 7 ब्लॉक बनवाया गया, इस यूनिक डिज़ाइन, पूरे 7 ब्लॉक की कनेक्टिंग प्लेस एक जगह से। अब कोई भी ब्लॉक में अंदर इंटर करना है, आपको सेंट्रल टावर आना है। विंग पहले कंस्ट्रक्ट किया गया, देन आफ्टर दे डिजाइन सेंट्रल टावर। सेंट्रल टावर की मकसद देते इजी एक्सेस हो, guards no need to get down to other blocks, so easy access. Central tower is 6 corner, wing is 7, hexagon and octagon, it's look like cell, those called cellular. Wing number 1 and 2 is a 1 corner and other blocks are individual corner, easy connect किया गया। और मीनार के ऊपर, सेंट्रल टावर के ऊपर एक गार्ड होते थे, उनके काम होते थे आउटसाइड ऑफ द सेलुलर जेल को वॉच करें। जेल के कंस्ट्रक्शन वर्क 1893 के समय स्टार्ट किया गया। एस्टिमेट कॉस्ट थी 5,17,352 रुपीज़। 1906 में कंप्लीट किया गया, मोर देन 7.5 लाख रुपीज़ विदाउट लेबर चार्ज, ओनली मटेरियल कॉस्ट। एज अ प्रिजन के तौर पे अंग्रेजों ने इसे इस्तेमाल किया 1938 तक। 1938 मैक्सिमम फ्रीडम फाइटर्स को रिहा कर दिया गया, व्हेन दे डिक्लेयर वी गिव इक्वल फ्रीडम। उस दौरान जो रिहा हुए, कुछ लोग यहीं पे सेटल हो गए, कुछ लोग वापस चले गए। 1939 वर्ल्ड वॉर 2 के समय, जो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 व्हेन दे डिक्लेयर इक्वल फ्रीडम, सो दे अप्रोच इंडियन गवर्नमेंट, वी नीड इंडियन सोल्जर्स। तो इंडियन सोल्जर्स सबसे ज़्यादा थे। इंडियन सोल्जर्स जहाँ पे भी थे, जो कोई भी कंट्री में थे, तो अंडमान के लोगों को भी यूटिलाइज किया गया फोर्स में। वर्ल्ड वॉर 2 में फोर्स भी चले गई और 1941 इज मेजर अर्थक्वेक इन अंडमान, दैट्स अ बिग लॉस ऑफ ब्रिटिश फ्लैग। And 1941 is a seismic zone Andaman, 1881 and 1941. In between 60 years यहाँ पे एक आइलैंड है, रॉस आइलैंड, नाउ इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जिसे ईस्ट ऑफ पेरिस कहा जाता था। काफ़ी लॉस के कारण ब्रिटिश यहाँ से बाइकआउट करने लगे। 1942 यहाँ पे जापानीज ऑक्यूपाई करते हैं, तो ब्रिटिश यहाँ से निकलने लगे। 42 इंटर कर रहे हैं, 42 से लेकर 45 3 साल की शासनकाल जापानीज की रही और सबसे ज़्यादा टॉर्चर जापानीज द्वारा हुआ। जो ब्रिटिश सरकार में जो इंडियंस काम करते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्हें स्पाई बोला गया, नॉन फ्रीडम फाइटर्स, दैट मीन एडमिनिस्ट्रेटर, उनको जासूस बोलकर प्रिजन में बंद किया गया। शॉर्टेज ऑफ फूड ले जाकर जिंदा समुंदर फेंकने लगे। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की विजिट, नेताजी की विजिट आज़ाद हिंद फोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे एक ग्राउंड है, जिमखाना ग्राउंड, नेताजी स्टेडियम, जहाँ पे हिंदुस्तान का पहला तिरंगा जिसमें चरखा होती थी, नॉट अशोक चक्र, यहाँ पे ग्राउंड है, जिमखाना ग्राउंड, जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करने के बाद इस द्वीप को शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप घोषित करने के बाद ही रिटर्न बैक मणिपुर आफ्टर हिरोशिमा। जापानीज ऑल्सो बाइकआउट दिस आइलैंड। अगेन ब्रिटिश पीरियड, रिपब्लिक के बाद अंडमान इंडिया के पार्ट, इंडियन गवर्नमेंट आने के बाद 7 में से कुछ ब्लॉक लैंडस्लाइडिंग में जो डैमेज हुई, जिससे प्रॉपर मेंटेन नहीं होने के कारण कुछ ब्लॉक को डिमोलिश कर वहाँ पे न्यू बिल्ड हॉस्पिटल बनवा देंगे। नाउ वी हैव विंग नंबर 1 is 7, इसके राइट बैक साइड और एक ब्लॉक, विंग नंबर 6
एंड ऑल आइडेंटिकल सेल की क्या साइज़ है अंदर जाने से पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हम फांसीगर से स्टार्ट करेंगे। फांसीगर के बाद वर्कशॉप चलेंगे जहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन रखा हुआ है, फ्रीडम फाइटर्स को कैसे काम करवा के देखेंगे। लास्ट मेरी एक्सप्लेन कंप्लीट होगी सेंट्रल टावर के सेकंड फ्लोर में, जहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में एक्सप्लेन करके कंप्लीट करूँगा। और विंग नंबर 7 के सेकंड फ्लोर लास्ट वाली कोठरी वीर सावरकर जी की कक्षा, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। या आप ऊपर क्लाइंब नहीं करना चाहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर में सचिंद्र सान्याल जी की तस्वीर और उनकी फ़ोटो के साथ वुडन प्लैंक ब्लैंकेट रखे हुए हैं। फोटोग्राफी रिकॉर्डिंग मना नहीं है, इसकी पवित्रता, इसकी वैल्यू रखे फोटोग्राफी करें। कुछ लोग फ़न फोटोग्राफ्स करते हैं, इसकी वैल्यू नहीं देते हैं। मुझे नहीं पता है मैं किनके सामने खड़ा हूँ, और आप मेरे साथ ही ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकता। हम जहाँ पे जाते हैं हम सेफली जाते हैं। कोई हमारे सामने कोई गलत मजाकी तौर से फ़ोटोग्राफ कर रहा है, उन्हें रोकने की राइट्स हम रखते हैं। तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफी से रखा गया। कुछ लोग सीनियर्स ऊपर तक क्लाइंब नहीं कर पाते, और तस्वीर कुछ लोग वुडन प्लैंक ब्लैंकेट को लेकर रील बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस इन जनरेशन के पास विज़न है, इनके पास फीलिंग देने वाले पेरेंट्स के पास वक्त ही नहीं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मेरे लड़के भी 9th पढ़ता है, उसके पास भी विज़न है, फीलिंग दे नहीं पा रहा हूँ। तो वहाँ पे मैसेज कन्वे हो, आपकी फ़ोटोज़ एक अच्छी मैसेज है। देश की सेवा में हमारी फ़ोटो भी सेवा हो। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे फांसीगर से। आपकी कुछ छूट गई है, मैं कंस्ट्रक्शन पार्ट और ये ज्योति के बारे में और स्मारक। तो ये जो जेल की जो मॉडल है स्टारशिप कॉम्प्लेक्स साइकिल स्पोक के जैसे बनवाया गया, अनइवन साइज बनी है। अनइवन होने के कारण जेल के निर्माण के लिए जो जगह सेलेक्ट किया गया, जो चूज किया गया चाहे प्लेस इज द बिगिनिंग ऑफ ओशन। फ्रॉम राइट बैक साइड इज 50 meters इज ओशन। So sea level to 60 to 70 feet height is last the hill, they get big ground. First survey हम किए थे कि we have to construct a heart of the middle of the ground. Middle of the ground means British बोल रहे हैं कि we get parallel wing and excess land. It comes road and fencing. Expenditure is not a problem for us. We are planning for the next 7 generation. So gradually यहाँ पे middle में बनाएंगे, इसकी population increase होगी, इसकी protection नहीं दे पाएंगे. If you construct in the middle, if you select towards corner fill, extreme corner cell, we get natural walls. Two sides sea facing and third side hills corner. Requirement of space, they extend the building. वे पहले विंग को डिजाइन किया गया, 1 by 1 बनी, विंग नंबर 7 पहला बना एंड अदर साइड अदर ब्लॉक्स को कंस्ट्रक्ट किया गया। विंग नंबर 7 में आप पहला गेट देखेंगे, गार्ड रूम है बड़े वाले बिग वाले। तो उनकी आर्किटेक्ट प्लान में क्या थी कि एवरी ब्लॉक, ईच एंड एवरी ब्लॉक वी नीड अ गार्ड रूम। सो 3 ब्लॉक्स, मतलब ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग, एवरी ब्लॉक वी नीड अ गार्ड रूम। सो ये ब्लॉक बनने के बाद दिस व्हाट दे सेड, सो नो नीड फॉर गार्ड room because guards always in the morning hours they are in outside, in the night time only they are in a corridor. And guard room कैसे शॉर्ट होगी, so 18 rooms इसमें शॉर्ट हो जाएगा और मटेरियल की कॉस्टिंग आपको बढ़ जाएगा। 1 gate divided by 4, 1 gate means big one, so divided by 4 multiple 18 rooms. मटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ रही है, रूम शॉर्टेज हो रही है, that's what another 6 block not have a guard room. In this building only we have guard room. So इस ब्लॉक में 1941 की भूकंप से जो ब्लॉक डैमेज हुई, जो इसकी बैक पोर्शन में ये 5, 4, 3 ये टोटल 3 ब्लॉक्स को टोटली डेमोलिश करते हैं हॉस्पिटल। अब हमारे पास 6, 7 and 1 ये 3 ब्लॉक इंटैक्ट है।
विंग नंबर 2 की पार्ट ऑफ वर्क। अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद है सेंट्रल टावर में। ये इजी एक्सेस पॉइंट है। विंग कंस्ट्रक्ट करने के बाद सेंट्रल टावर को बनवाया गया, कनेक्ट किया गया, इजी एक्सेस हो, गार्ड इजीली सेंट्रल टावर आने के बाद कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नारियल स्लिप हो जाता है तो उसके बाद इसकी नारियल के ऊपर की परत जो होता है हाफ इंच से 2 इंच की होती है। व्हेन दे ट्राई टू स्नैच करने के समय नील को डैमेज कर जाता था। इसे पानी में डुबो कर रखते थे। नमी होने के बाद वुडन आर्मर से पॉन्डिंग करना। पॉन्डिंग प्रोसेस पे पाम्स पर एक घाव हो जाएगी और ये अपर लेयर जब तक रिलीज नहीं है कॉयल नहीं आएगा। तो ये रेसे नहीं आती है तो इस रेसे को अगेन स्नैच करना। स्नैच करने के समय नील को डैमेज कर जाता। कॉइल्स कलेक्ट करने के बाद रोप बेक करना है। रोप बेक करने के लिए 4 पाउंड रोप बेक करना है। तो ये व्हील को रोटेट करने के बाद पाम्स घाव और फाइबर रिलीज होने के समय उंगली पे घाव यदि काम नहीं कर पा रहे हैं। सूखा नारियल 30 पाउंड नारियल तेल, 10 पाउंड सरसों का तेल, ये उनके लिए तय किया टारगेट थी। दे यूज 2 टाइप ऑफ वेट इन द ऑर्गेनाइजेशन और दे प्लेट लाइक ऑक्सन बुल, राउंड एंड राउंड ग्राइंड करना था। रुक जाते तो पीछे से जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे। उन्हें रुकना नहीं था, अपना काम शाम तक कंप्लीट करना था। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं उनकी पनिशमेंट बढ़ती है। हम आगे देखते हैं। गाइड हमें लगभग 40 मिनट्स में पूरा सेल्यूलर जेल विजिट करवाते हैं और हर एक सेल के पीछे की कहानी सुनते वक्त सच में फ्रीडम फाइटर्स के सैक्रिफाइसेस फील होने लगते हैं। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप कॉर्बिन्स कोव बीच विजिट करके शाम को 7 बजे लाइट एंड साउंड शो के लिए वापस आ सकते हो, या फिर यहीं रुककर डायरेक्टली शो देख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, लाइट एंड साउंड शो बिल्कुल मिस मत करना। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ कैमरास बिल्कुल अलाउड नहीं होते। शो खत्म होने के बाद हम वापस निकल पड़ते हैं अपने होटल की तरफ। होटल पहुंचकर डिनर करते हैं और इसी के साथ अंडमान ट्रिप का डे 1 एंड हो जाता है। तो ये था डे 1 इन पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक क्रूज जर्नी, काला पत्थर बीच और अंडमान का सबसे फेमस राधानगर बीच। तो अगर आप अंडमान ट्रिप प्लान कर रहे हो तो नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल मिस मत करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप ट्रैवलिंग।